अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और बच्चे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये एज़ इट इज़ पीएमसी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर इन टॉपिक से एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। तो इस वजह से इंशाल्लाह आज हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कोई भी एमसीक्यूज़ है बच्चे वो आपका मिस ना, आपकी फुल 100% इनके ऊपर जो है ना वो ग्रिप हो जाए। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की। अब ये लिक्विड क्रिस्टल्स को डिस्कवर किसने किया था? इन 1888 फ्रेडरिक रेनेटिजर, एन ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट, डिस्कवर्ड अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। ही वॉज स्टडिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट। बच्चे वो कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने क्या देखा कि जब इस कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट को 145 डिग्री पर हीट करते हैं तो ये मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक मिल्की लिक्विड के अंदर। और फिर उस मिल्की लिक्विड को जब फर्दर 179 डिग्री पर हीट किया जाता है तो वो क्लियर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आज जब उसने इस सोल्यूशन को जब कूल किया, अब जब कूल करेंगे तो अगेन जब उसका जो टेम्परेचर है वो 179 डिग्री से अगेन 145 डिग्री पर वो लेकर आया, तो अब दोबारा जो मिल्की लिक्विड था, वो जो मिल्की लिक्विड का जो फेज़ था, वो जो टर्बिड फेज़ था, वो दोबारा अपेयर हुआ और फिर आगे फर्दर वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गई। जब उसको कूल करेंगे तो पहले वो चूँकि 179 डिग्री पर बचे वो क्लियर लिक्विड था, जब उसको कूल करेंगे जैसे टेम्परेचर 145 पे आएगा तो वो क्लियर लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की लिक्विड के अंदर। तो इस टर्बिड स्टेट को, इस मिल्की लिक्विड फेज़ को उसने नाम क्या दिया था? लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया था। और आज बच्चे काफ़ी ऐसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं कि जब उनको हम मेल्ट करते हैं तो वो इस लिक्विड टर्बिड फेज़ में से पास करती हैं बिफोर इन गोइंग इन टू द क्लियर लिक्विड, कि वो क्लियर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने से पहले वो इस टर्बिड लिक्विड फेज़ में से पास करती हैं। बच्चे आपने पास ये बात याद रखनी है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास होती हैं जिनके अंदर एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो क्रिस्टल जो है वो क्लियर लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी? वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ क्रिस्टल्स ऐसी हैं कि जब उनको हम मेल्ट करेंगे तो पहले उनका एक ये मिल्की लिक्विड फेज़ आएगा, टर्बिड लिक्विड फेज़ आएगा, और उसके बाद वो कन्वर्ट होंगी क्लियर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगी। तो उस लिक्विड फेज़ को, उस मिल्की लिक्विड फेज़ को हम क्या बोलेंगे बच्चे? उसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स बोलेंगे। और ये जो बच्चे लिक्विड्स क्रिस्टल वाली वो जो फेज़ आ रही थी दरमियान में, दिस टर्बिड लिक्विड फेज़ कैन फ्लो एज लिक्विड, कि वो लिक्विड की तरह बच्चे फ्लो भी कर सकती थी। यहाँ पर फ्लो आना था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। फ्लो मतलब ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की तरह की होती हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वो सॉलिड क्रिस्टल की तरह की होती हैं। अब अगर इनकी हम बात करें प्रॉपर्टीज़ जो कि इनकी लिक्विड से मिलती जुलती हैं बच्चे, वो हैं सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो मतलब ये लिक्विड की तरह ये विस्कोसिटी, ये प्रॉपर्टी भी शो करती हैं, सरफेस टेंशन भी शो करती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें क्रिस्टल के लिहाज से तो बच्चे क्रिस्टल की तरह इनके अंदर भी क्या होता है? सम डिग्री ऑफ ऑर्डर एज वेल इनके अंदर भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मतलब इनके अंदर भी कुछ वो जो होते हैं अपना जो एटम्स होते हैं वो कुछ किसी किसी जगह पर वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। और उसके अलावा बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है ये क्रिस्टल की तरह ये ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी शो करते हैं। वैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्रिस्टल भी शो करती हैं, और ये जो लिक्विड क्रिस्टल है, ये जो टर्बिड लिक्विड फेज़ है, तो ये भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। मीन इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम अगर सिंपल बात करें, कुछ इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिक्विड से रिजेंबल कर रही हैं और जो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्रिस्टल से रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इस वजह से इनको नाम क्या दे दिया गया था? लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड से मैच कर रही हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड क्रिस्टल से मैच कर रही हैं। And so a liquid crystalline state exists between two temperature, a melting temperature and a clearing temperature। अब बच्चे वही बात जैसे हमने बात की है कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट में कि जब जो 145 डिग्री होगा वो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, और फिर जो 179 है वो उसका क्लियरिंग टेम्परेचर होगा। तो क्लियरिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर उन दोनों के दरमियान के अंदर जो लिक्विड क्रिस्टलाइन जो स्टेट आएगी उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स बोलते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी की बच्चे बात करें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं वो आइसोट्रॉपिक भी हो सकती हैं और एनआइसोट्रॉपिक भी हो सकती हैं। आइसोट्रॉपिक मीन कि उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, और एनआइसोट्रॉपिक भी हो सकती हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। जैसे हमने ग्रेफाइट की बात की थी,
कि जो ग्रेफाइट होते हैं बच्चे, उसके अंदर उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, मीन वो एक एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। उसमें हमने ये कहा था कि ग्रेफाइट की जो लेयर्स उसके अंदर जो होती हैं, अगर उसके पैरेलल करंट को फ्लो करेंगे तो वो फ्लो कर जाएगा, क्योंकि उसकी लेयर्स के पैरेलल लेयर्स के दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। इस तरह अगर उस ग्रेफाइट के परपेंडिकुलर करंट को पास करेंगे, परपेंडिकुलर पास करेंगे तो वो करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी सरफेस की जो परपेंडिकुलर बच्चे वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो मतलब ग्रेफाइट में से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। तो मीन कुछ क्रिस्टाइन सॉलिड्स ऐसी होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आइसोट्रॉपिक होती हैं, कुछ की प्रॉपर्टीज़ एन आइसोट्रॉपिक होती हैं, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करें दे आर ऑलवेज एन आइसोट्रॉपिक, मीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। देयर प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें फ्रॉम 1888 टू अनटिल अबाउट 30 years ago लिक्विड क्रिस्टल्स वर लार्जली लेबॉर्ट्री क्यूरियोसिटी बट नाउ दे हैव फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जब उसने 1888 के अंदर इनको डिस्कवर किया, उससे लेकर और अब जो अब मतलब जो है इससे 30 ईयर हम पीछे चले जाएं तो उस दौर तक उनका वो सिर्फ जो है वो लेबॉर्ट्री तक ही लिमिटेड थी उनकी। वैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं थी, लेकिन आजकल तो बच्चे इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एंड दो सब्सटेंस विच मेक द लिक्विड क्रिस्टल आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ रॉड लाइक मॉलिक्यूल। मतलब देखें बच्चे याद रखना, जितनी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं उनमें से जस्ट 1% जो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो ऐसी सॉलिड होती हैं कि वो जो इस टर्बिड लिक्विड फेज में से पास करके फिर क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें से जस्ट 1% ऐसी सॉलिड्स होती हैं, जस्ट 1% ऐसी सॉलिड्स होती हैं कि जो जब उनको मेल्ट करते हैं तो वो इस टर्बिड लिक्विड फेज में से पास करके तब वो आगे क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। अब ऐसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कि जो ये टर्बिड लिक्विड फेज में से पास करेंगी, उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर किस तरह होगा बच्चे? उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रॉड लाइक होंगे। एंड इन द नॉर्मल लिक्विड फेज दीज मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड इन द रैंडम डायरेक्शन, बट इन द लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज दे डेवलप सम ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। नॉर्मल लिक्विड की बात करें तो उसमें तो मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर लेते हैं, लेकिन हमने कहा था अगर हम इस लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज की बात करेंगे, इन लिक्विड क्रिस्टल की बात करेंगे, तो इनके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स वो कुछ ऑर्डर में मौजूद होते हैं, और यही प्रॉपर्टी इनकी किस से मैच कर रही है? क्रिस्टल से मैच कर। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्डरिंग लिक्विड क्रिस्टल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। बच्चे पहले मेरे पास है निमेटिक, सिमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम निमेटिक की बात करें तो आपने याद रखना है कि बच्चे जो निमेटिक्स होती हैं इनके अंदर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आपस में पैरेलल लेयर्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर देखें ये इनके आपस में बच्चे जो हैं वो पैरेलल लेयर्स मौजूद हैं। ये देखें ये ऐसे, ये हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट है? दिस इज़ निमेटिक, कि जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पैरेलल क्या हुए होते हैं बच्चे? अटैच हुए होते हैं। ये देखें ये हमारे पास जो है बच्चे वो जो हैं वो पैरेलल जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं, और उसके अलावा दे आर फ्री टू मूव, ये इजीली मूव भी कर सकते हैं। और ये किसका स्ट्रक्चर है? ये निमेटिक का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें बच्चे सिमेटिक की, तो अगेन अब सिमेटिक के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चे उनकी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन जो पैरेलल तो होंगे लेकिन उनके अंदर मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक लेयर्स मौजूद होंगी। अगर आपको अभी इन दोनों डायग्राम के अंदर बच्चे वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सिमेटिक होती हैं होते ये भी पैरेलल हैं, लेकिन इनके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो एक स्पेसिफिक लेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सिमेटिक। और अगर लास्ट थर्ड की बात करें, कोलेस्ट्रिक की बात करें, तो बच्चे जो कोलेस्ट्रिक होती हैं इनके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो स्पाइरल शेप बनाती हैं। देखिए कैसे, देखें ये हमारे पास जो है बच्चे वो आपस में पैरेलल भी हैं, लेकिन इन्होंने बाद में ऐसी क्या बना देनी है? एक स्पाइरल शीट बना देनी है। पैरेलल भी हैं मतलब वो लेयर्स की फॉर्म में भी हैं, लेकिन ये देखें लेयर्स की फॉर्म में भी हैं, लेकिन वो ऐसे क्या बना देते हैं बच्चे? वो ऐसे शीट्स बना देते हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रिक बोलते हैं। तो बच्चे 3 इनके ऑर्डरिंग के लिहाज से लिक्विड क्रिस्टल की 3 टाइप्स होती हैं, निमेटिक, सिमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक। एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देयर प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टल्स एंड आइसोट्रॉपिक लिक्विड्स। और वही बात कि लिक्विड की तरह ये इनकी फ्लूइडिटी होती है, और क्रिस्टल की तरह इनके अंदर जो होती हैं वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बच्चे अगर इनके हम यूजेस की बात करें तो बच्चे फर्स्ट इनका यूज़ क्या है कि ड्यू टू रिमार्केबल ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ लिक्विड क्रिस्टल फाइंड मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
अब बच्चे ज़्यादातर ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ होते हैं जो लिक्विड क्रिस्टल की तरह जो हैं वो बिहेव कर रहे होते हैं। एंड द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल हैव इंट्रीग्यूड द साइंटिस्ट सिंस देयर डिस्कवरी एंड नियरली 100 years ago सम ऑफ देम देयर इंपॉर्टेंट यूजेस आर एज फॉलोज। बच्चे फर्स्ट यूज़ की बात करें, देखें जो लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं ये सॉलिड क्रिस्टल की तरह लाइट को डिफ्रैक्ट करती हैं। मीन जैसे अगर हम सॉलिड क्रिस्टल की बात करें, जब उसके ऊपर हम बच्चे लाइट मतलब उसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो लाइट को वो क्या करवा देते हैं, डिफ्रैक्शन करवा देते हैं। इसी तरह अगर हम लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो जो लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर जब बच्चे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट है जब उसके ऊपर गिराएंगे तो जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके बाद उसका एक स्पेसिफिक कलर शो हो जाता है। दोबारा सुन लें कि इन लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर जब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट बच्चे वो फॉल करेगी तो वो एक जो है वो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो एक स्पेसिफिक कलर शो करेगी। अब होगा बच्चे क्या कि जिस रीजन के अंदर टेम्परेचर चेंज आएगा, जब टेम्परेचर चेंज आएगा तो उसकी वजह से उन लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज। उस डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से वो जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट थी अब उसका कलर भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर पहले वो ब्लू हो रहा था, अब टेम्परेचर चेंज हुआ, उसकी वजह से लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज हुआ तो अब उन्होंने जो लाइट को रिफ्लेक्ट करना है वो ब्लू कलर नहीं, लेट्स सपोज वो ग्रीन कलर के अपीयर होने शुरू हुए। तो मतलब टेम्परेचर चेंज होने से इनका जो कलर होगा बच्चे वो भी चेंज हो जाएगा। इस वजह से हम इनको यूज़ करेंगे एज अ टेम्परेचर सेंसर, इनको टेम्परेचर सेंसर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे कि अगर बॉडी के अंदर वेन्स आर्टरीज अगर ब्लॉक हो गई हैं उनको इन्फेक्शन को या ट्यूमर्स को अगर हमने लोकेट करना है तो उसके लिए भी लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि बॉडी के वो पार्ट कि जहाँ पर कोई इन्फेक्शन होगा, जहाँ पर कोई ट्यूमर होगी तो बॉडी के वो पार्ट सराउंडिंग टिश्यूज़ की निस्बत उनका टेम्परेचर क्या होगा बच्चे, वो ज़्यादा होगा। फिर वहाँ पर हम लिक्विड क्रिस्टल को एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज़ करके हम उनको लोकेट कर सकते हैं। और बाद दफ़ा बच्चे ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं स्किन थर्मोग्राफी, जिसके ज़रिए बच्चे वो वेन्स और आर्टरीज जो ब्लॉक हो चुकी हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चे ये इस एक टेक्निक के अंदर ये जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट कैंसर, उसको डिटेक्ट करने के लिए ब्रेस्ट के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल की बच्चे पूरी की पूरी सरफेस मतलब वो पेंट कर दी जाती है। अब जिस जगह पर ट्यूमर होगी उसका टेम्परेचर सराउंडिंग की निस्बत ज़्यादा होगा और हमने अभी कहा था कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी वजह से लिक्विड क्रिस्टल की लेयर के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो जाएगा जिस वजह से वो एक स्पेसिफिक कलर शो करेंगी। और इस ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जब हम ऊपर वो पेस्ट करते हैं लिक्विड क्रिस्टल को तो बच्चे जिस जिस जगह पर ट्यूमर होगी तो वहाँ पर कौन सी लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, ब्लू, और वो किस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस जगह पर है वो ट्यूमर मौजूद है। इस तरह बच्चे जो लिक्विड क्रिस्टल हैं दे आर यूज इन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज सच एज डिजिटल वॉचेज़, कैलकुलेटर, लैपटॉप, कंप्यूटर। तो उनके अंदर बच्चे हमें जो नज़र आ रहे होते हैं, जो डिजिट्स नज़र आते हैं तो मतलब उनके अंदर भी वो लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होती हैं। और ठीक है, और उसके अलावा बच्चे इनके अंदर वो स्पेसिफिक टेम्परेचर फिक्स किया रहता है, प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिक्स की रहती है, जिनका ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है कि हमें वो पिक्चर जो है वो सामने वो शो हो रही होती है। अगर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर बात करें तो बच्चे इन क्रोमेटोग्राफिक एक्सप्रेशन लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज, वहाँ पर एज अ सॉल्वेंट यूज़ होती हैं। और उसके अलावा बच्चे ओसिलोग्राफिक एंड टीवी डिस्प्लेज आल्सो यूज द लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन। नेक्स्ट बच्चे अगर हम डिफरेंस की बात करें, हाउ टू डिफ्रेंशिएट लिक्विड क्रिस्टल फ्रॉम द प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन लिक्विड, क्योंकि उनकी ये इंटरमीडिएट फेज़ है ना, तो इनको हम बाकी दोनों से अलग कैसे कर सकते हैं। बच्चे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है, क्या लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ इन बिटवीन, किस किस के दरमियान है, बिटवीन प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये देखें, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये प्योर लिक्विड है और इनके दरमियान क्या आ रही है, लिक्विड क्रिस्टल्स आ रही है। और बच्चे लिक्विड क्रिस्टल रिजेंबल द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, वही बात कि इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो इनकी क्रिस्टल की तरह मतलब हो रही है। इनके अंदर जो फ्लूइडिटी है वो इनकी लिक्विड की तरह की है। उसला बच्चे हमने कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक भी हो सकती है और वो एनआइसोट्रॉपिक भी हो सकती है, लेकिन जितनी भी लिक्विड क्रिस्टल होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी बच्चे, वो एनआइसोट्रॉपिक होंगी। और उसला बच्चे एंड वाला पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर बच्चे ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एन आइसोट्रॉपिक आना चाहिए कि लिक्विड जो क्रिस्टल्स होती हैं दे आर ऑलवेज एन आइसोट्रॉपिक, आपने ये ट्रू कर लेना है। दूसरा बच्चे अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिक्विड क्रिस्टल होती हैं दे आर इन बिटवीन द प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन फेज। नेक्स्ट बच्चे हम कोवलेंट सॉलिड्स की बात करते हैं। देखें हमने आयनिक सॉलिड की बात की तो बच्चे आयनिक सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। इस तरह अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर कोवलेंट सॉलिड की बात करें तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे या एटम्स होंगे उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। मतलब
यहाँ पर जो एटम्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चे कोवेलेंट सॉलिड को हम एटॉमिक सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रल एटम्स ऑफ द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट। कि इसके अंदर वो जो एटम्स होते हैं बच्चे वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, और जब वो आपस में अरेंज होकर होंगे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जब आपस में वो एटम्स जुड़ेंगे तो वो क्या बना देंगे? कोवेलेंट सॉलिड्स बना देंगे। और बच्चे जिन एटम्स ने कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइन होना है वो एटम सेम भी हो सकते हैं, वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हम ग्रेफाइट की बात करें, डायमंड की बात करें, तो बच्चे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से एटम होंगे? सिर्फ कार्बन होंगे। वो कार्बन 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 आपस में ज्वाइन होकर बना देंगे ग्रेफाइट, या हम मतलब डायमंड बना देंगे। तो मतलब वहाँ पर सेम टाइप है। इस तरह अगर हम और एग्जाम्पल की वजह बात करें, अगर हम केडियम आयोडाइड की बात करें, बोरोन नाइट्राइड की बात करें, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करें, तो उनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स वो आपस में अटैच हुए थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चे कोवेलेंट सॉलिड बच्चे टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इसके अंदर बच्चे क्या है हमारे पास कि जब अगर वो जो एटम्स हैं अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बच्चे ज्वाइन करके एक नेटवर्क बना लें, एक मतलब कि वो ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लें, तो उनको हम क्या बोलेंगे? जेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड्स जॉइन टू फॉर्म द जेंट मॉलिक्यूल लाइक डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। मतलब ये जो कोवेलेंट सॉलिड ये फर्स्ट इनकी टाइप है, ये जेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इनके अंदर एटम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। सेकंड बच्चे जो टाइप है इसके अंदर क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जब आपस में मिलते हैं तो बच्चे वो एक सेपरेट लेयर्स बना देते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होती हैं? सेपरेट लेयर होती हैं। जैसे ग्रेफाइट इसकी एग्जांपल बच्ची है, केडियम आयोडाइड है, बोरोन नाइट्राइड है। अपने एग्जांपल जरूर याद रखनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो बना रहा हूँ, देखें लेट्स सपोज अगर ये ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट के अंदर ऐसी जो है वो एटम्स की क्या बन जाएंगी? वो लेयर्स बन जाएंगी। नेक्स्ट बच्चे इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, बच्चे फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग जो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, वो बच्चे वो 3 डायमेंशन के अंदर होती है एंड दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ एटम। और ये भी याद रखना बच्चे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दे आर द डायरेक्शनल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या होता है कि द वैलेंसीज ऑफ द एटम्स आर डायरेक्टेड इन द डेफिनेट डायरेक्शन। अब वो चूँकि डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर वो उनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो डायरेक्टेड होती हैं, तो इस वजह से बच्चे इनकी जो पैकिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो लूज़ होती है किन की निस्बत एज़ कम्पेयर टू आयनिक एंड मेटेलिक क्रिस्टल। और उसके अलावा बच्चे इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी ओपन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो बच्चे ये जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स होती हैं ये हमारे पास हार्ड होती हैं और उनको फिर तोड़ने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, जिस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होंगे और इनकी वोलेटिलिटी कम होगी। अब बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की, चूँकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन वो अवेलेबल नहीं होते तो इनमें से करंट पास नहीं कर सकता, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है, वो ग्रेफाइट का है। चूँकि ग्रेफाइट के अंदर जो लेयर्स हैं, जो एटम्स हैं, वो लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इन लेयर्स के इन बिटवीन बच्चे क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और वो इस इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ और सिर्फ कब कंडक्ट करेंगे? अगर ग्रेफाइट की सरफेस के पैरेलल अगर हम करंट को पास करेंगे। अगर इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर करंट को पास करेंगे तो वो पास नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी लेयर्स के दरमियान वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल क्यों है? देखिए देखें, जो कार्बन होता है, कार्बन वो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट के केस में वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। मीन उसके पास जो एक है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है हर कार्बन के पास, जो उसकी सरफेस के पैरेलल मौजूद होते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं मतलब हमारे पास मेनली नॉन पोलर होती हैं, तो इस वजह से वो पोलर सॉलिड मतलब वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगी, लेकिन वो नॉन पोलर सॉलिड जैसे कि बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो उनके अंदर वो सॉल्युबल होंगी। लेकिन अगर हम जेंट मॉलिक्यूल की बात करें, जिनमें हमने कहा था कि वो एटम के दरमियान नेटवर्किंग होती है, जैसे कि डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, बच्चे ये किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखिए, किसी भी चीज़ ने वाटर के अंदर उस वक्त सॉल्युबल होना जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्रिएट होगी। अब इनका साइज़ ही इतना बड़ा है कि ये सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन क्रिएट ही नहीं करते, जिस वजह से ये जो जेंट मॉलिक्यूल है ये किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते और इनके केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। बच्चे ये देखें, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये डायमंड का, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखें डायमंड के अंदर बच्चे जस्ट क्या है कि जो कार्बन है उसका एक नेटवर्क मौजूद है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो कार्बन है बच्चे वो 3 डायमेंशनली वो उन्होंने बॉन्डिंग बनाई और बॉन्ड बना के कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया? देखें, ये डायमंड का एक ओपन स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें बच्चे हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड है क्या बच्चे? इट इज़ द एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन, मतलब ये कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ठीक है। अब बच्चे इसके अंदर देखें, कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। बच्चे देखें, कार्बन उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। उसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz।
अब जब पी एक्स और पी वाई में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो एस से किस में चला जाएगा, पी जी में चला जाएगा, तो वो भी हाफ फील्ड हो जाएगा। अब बताएं, अब हाफ फील्ड कितने अवेलेबल हैं बच्चे, 4 अवेलेबल हैं, 1 एस और 3 पी। ये आपस में इनकी बच्चे क्या होनी है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होनी है, और हमारे पास क्या बनेंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और इनकी जो ज्योमेट्री होगी बच्चे हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी, और उसी टेट्राहेड्रल के जो कॉर्नर होंगे, टेट्राहेड्रॉन के जो कॉर्नर होंगे, उन 4 कॉर्नर पे क्या मौजूद होंगे बच्चे, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होंगे। दे आर डायरेक्टेड इन स्पेस अलॉन्ग द 4 कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। और डायमंड केस में कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, लेकिन ग्रेफाइट केस में बच्चे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। तो फिर इसी sp3 ओवरलैपिंग की वजह से जो हर कार्बन है वो मतलब 4 कार्बन से अटैच होती है। जैसे देखें ये कार्बन है ना, अब इसने ये 1 कार्बन 2 3 4, तो मतलब ये 4 से अटैच है। अब अगर इसको देखेंगे ये फर्दर आगे मतलब 4 से अटैच होगी। इस तरह इनकी ना sp3 ओवरलैपिंग की वजह से इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे इस जो कार्बन मतलब जो डायमंड जो फॉर्म है इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर बच्चे हम ज्योमेट्री की बात करें तो वो टेट्राहेड्रल होगी। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109.5 डिग्री होगा। अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें, चूँकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड केस में जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होती है वो हमारे पास 154 पिकोमीटर होती है। और बच्चे अगेन वही बताया गया कि ये कॉन्टीन्यूसली एक चेन बन जाती है, मतलब एक नेटवर्क बन जाता है। तो इस पूरे इंटायर डायमंड क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, ह्यूज और जायंट 3 डायमेंशनल कार्बन मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसका अदर नेम हमारे पास क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल। और अगर बच्चे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास होता है फेस्ड सेंटर्ड क्यूबिक, इसकी वजह ज्योमेट्री होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और ये आपने याद रखना है कि जो फेस सेंटर क्यूबिक होता है इसके अंदर बच्चे इट्स यूनिट सेल कंटेन 8 कार्बन्स पर यूनिट सेल। मतलब डायमंड के अंदर जो होंगे बच्चे वो 18 कार्बन होती हैं पर यूनिट सेल। चूँकि इसकी जो ज्योमेट्री है वो फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर देयर आर 18 कार्बन पर यूनिट सेल। अब वो 18 कार्बन कैसे होती हैं बच्चे, जो उनमें से 18 में से जो 8 कार्बन होती हैं वो होती हैं एट द कॉर्नर। ये देखिए, ये मैं 1 2 3 4 इस मतलब के जो फेस्ड सेंटर्ड जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसके कॉर्नर पर 8 कार्बन होंगी बच्चे। जो 6 कार्बन होंगी वो इनके फेसिस पर होंगी, और रिमेनिंग जो 4 कार्बन होंगी बच्चे वो टेट्राहेड्रल साइड्स पर होंगी। टेट्राहेड्रल साइड्स टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। जो 8 हैं वो कॉर्नर पे हैं, 6 जो हैं वो फेसिस पर हैं, और जो 4 हैं वो इसके स्ट्रक्चर के अंदर ही बच्चे वो टेट्राहेड्रॉन साइड्स पर होती हैं। टोटल जो हैं फेस्ड सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर केस में 18 कार्बन पर यूनिट सेल। नेक्स्ट बच्चे अगर हम मेटेलिक सॉलिड की बात करें, अब बच्चे देखें मेटेलिक सॉलिड के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि ये देखें, अगर मैं एक मेटल की अगर शीट लेते हैं तो इसके अंदर बच्चे स्पेसिफिक पोजीशन पर ये इनके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई मतलब इनके ये एटम मौजूद हैं, और इनके इर्द गिर्द बच्चे क्या मौजूद होंगे, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इधर ये सारे मौजूद हों। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन ने इन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई को आपस में क्या किया होता है, हेल्ड किया होता है। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और इस सॉलिड को क्या बोलेंगे, मेटेलिक सॉलिड बोलेंगे। दे आर कंपोज्ड ऑफ मेटल कैटाइंस विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ डीलोकलाइज्ड सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही देखें, हर एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को बच्चे वो क्या किया होता है, लूज़ किया होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का एक एक समंदर बन जाता है जिसके अंदर क्या चीज़ सबमर्ज्ड हैं, पॉजिटिव जो इनके चार्ज न्यूक्लियाई मतलब इनके मेटल कैटाइन है वो सबमर्ज्ड हैं, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और इन सॉलिड्स को क्या बोलेंगे, मेटेलिक सॉलिड्स बोलेंगे। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल होने की वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चे मेटल के स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास टोटल जो है वो 3 थ्योरीज हैं, इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट थ्योरी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, जो किसने बच्चे प्रेजेंट की थी, ड्रूड ने, और बाद में लॉरेंस ने इसको क्या किया था, इन 1923 इसको एक्सटेंड किया था। अब बच्चे इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी क्या कहती है, ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें बच्चे, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी ये कहती है कि ये इन मेटल्स के अंदर इनके जो एटम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पोजीशन पर मौजूद होते हैं। अब चूँकि मेटल का साइज़ वो बहुत बड़ा होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इस वजह से जो हर एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड पोजीशन पर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द देखिए कि इन्होंने क्या बना लिया है, एक पूल बना दिया। इन्होंने एक मतलब एक गैस फॉर्म बना ली, एक पूल बना ली, जिस वजह से इस थ्योरी को बच्चे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी स्पेसिफिक एटम से अटैच नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम का है,
ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी स्पेसिफिक एटम से अटैच नहीं होते और ये कॉन्टीन्यूसली क्या करते रहते हैं बच्चे, वे मूव करते रहते हैं। ये लिक्विड की एक पार्ट, क्रिस्टल की एक पार्ट से दूसरे पार्ट क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फॉर द मेटेलिक बॉन्ड। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के ज़रिए बच्चे ये जो होंगे आपस में जो मेटल के जो एटम होते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन, वो इन इलेक्ट्रॉन और मतलब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। इनको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक सॉलिड बोलेंगे। तो ये हमारे पास है बच्चे इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी कि जितने भी एटम्स होंगे वो अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि इनके साइज़ बहुत बड़ा होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो वो फिर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द के क्या बना लेते हैं, एक स्विमिंग मतलब एक पूल बना लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे सेकंड हमारे पास जो थ्योरी के अंदर आती है वो आती है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जो बच्चे हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है पॉलिंग, एल पॉलिंग, उसने अब इसको मेटल्स के स्ट्रक्चर को बच्चे एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चे क्या कहती है कि मेटेलिक जो बॉन्ड होता है इसको हम इसके अंदर इसके अंदर मेनली जो है वो कोवलेंट करेक्टर पाया जाता है। और बच्चे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, हवा से बांध करें, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो लोकलाइज्ड होते हैं, लेकिन ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब ये जो हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोकलाइज नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, हाईली डी लोकलाइज। वो एक जगह पर बैठने वाले नहीं हैं, वो फ्रीली क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। तो उनके फ्रीली मूवमेंट की वजह से मतलब उसने कहा था कि उनके दरमियान क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसमें क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, देखें कि हमारे पास जिन जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होंगे उनके इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होंगे, वो एक जगह पर फिक्स होंगे। लेकिन जो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल बच्चे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जो कंप्लीटली फील्ड नहीं हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी लोकलाइज्ड होंगे, वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ वो मूव करते रहते हैं। अब जब उन एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप होना है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, दे गिव राइज टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो तरह के होते हैं, जिनकी एनर्जी कम होती है उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब चूँकि यहाँ पर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे बनते हैं। तो फिर उनकी जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो आपस में इतनी क्लोजली स्पेस्ड हो जाती हैं कि हमें वो एनर्जी का एक बैंड नज़र आता है। दोबारा सुन ले, मैंने ये कहा कि शुरू के अंदर अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर 1s1 और ये 1s1 मतलब हाइड्रोजन केस की बात करें, अगर ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो नेक्स्ट भी बच्चे हमारे पास वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जिनकी एनर्जी कम होगी उनको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी उनको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि ये मेटल के केस में उसने ये कंसेप्ट यूज़ किया, उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पर तो एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा हैं, जब वो बहुत ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो वहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा बनेंगे कि उनकी जो एनर्जी होगी बच्चे वो जो होंगे वो एनर्जी की वजह से वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे, मतलब उनके पास इतना ज़्यादा एनर्जी गैप मौजूद नहीं होगा और वो हमें एक ऐसे एक पूरा का पूरा क्या नज़र आएगा, बैंड नज़र आएगा। और इस वजह से थ्योरी को हम बच्चे बैंड थ्योरी भी बोलते हैं। और द डिस्टेंस बिटवीन द एनर्जी गैप बिटवीन टू बैंड्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटेलिक सॉलिड। एक्चुअली बच्चे होता क्या है, अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स के अंदर ये इनका होता है वैलेंस बैंड और इधर ऊपर बच्चे होता है कंडक्शन बैंड। तो मेटल के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई डिस्टेंस नहीं होता, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। मॉलिक्यूल जो है बच्चे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मेटल के केस में। लेकिन जब इंसुलेटर केस में बात करेंगे तो उसमें बच्चे वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, फॉरबिडन गैप होता है, तो जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड से जो है वो कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं जाते। तो मीन इनके जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इनके दरमियान जो गैप होता है वो गैप भी हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट बच्चे इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे वही है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और अगर इसके बच्चे इसको जो है हमारे पास ये जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं बच्चे, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टुवर्ड पॉजिटिव पोल
मूव करेंगे और नेगेटिव पोल से वो आएंगे और पॉजिटिव से क्या करेंगे, आगे वो मतलब वो करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे वो जो जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इनके जो पॉजिटिव मेटल आयन है जो पहले फिक्स पोजीशन पर मौजूद है वो अपनी पोजीशन के इर्द वाइब्रेट करना, ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे और वो करंट के रास्ते में हिंड्रेंस काज करेंगे, जिस वजह से इनकी थर्मल कंडक्टिविटी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो पॉइंट है कि the thermal conductivity is another associated property with a metallic solid। वैसे थर्मल कंडक्टिविटी की तरह कैसे होने देखें, जब भी मेटल के किसी एक पीस को जब हम हीट करेंगे तो उस एंड पर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होंगी उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी ऑसिलेशन, उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो जो फर्दर उनके जो जो क्लोजर वाले होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनके साथ कोलाइड करते हैं। उन कोलिजन की वजह से जो हीट एनर्जी आगे क्या होती जाएगी, वो ट्रांसफ़र होती जाएगी और वो जो हीट है फिर वो आगे जो उसका जो कोल्डर पार्ट है वहाँ पर भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से जब कोलाइड करते हैं तो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, आगे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। और लास्ट बच्चे हमारे पास ये है कि जो मेटल्स होती हैं जो मेटालिक क्लस्टर शो करती हैं, जब भी किसी मेटल को हम कट करते हैं तो वो बच्चे मतलब एक वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, वो मेटालिक क्लस्टर का फिनोमेना शो करती है। ऐसा क्यों होता है बच्चे? कि इस वजह से मतलब उनकी सरफेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। एक्चुअली बच्चे होता है क्या है कि जब मेटल की सरफेस के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो बच्चे वो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है। वो इलेक्ट्रॉन जब दोबारा डी एक्साइट होंगे, जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी इतनी ही एनर्जी उन्होंने रिलीज़ करनी है द फॉर्म ऑफ लाइट, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट, जिस वजह से उनकी सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनिंग नज़र आती है। नेक्स्ट बच्चे इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें जो मेटालिक सॉलिड्स होती हैं इनके अंदर बच्चे जो मेटल एटम होते हैं वो स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और इनके क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। अब अगर हम उन मेटल जो एटम हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम जो हैं, आयन है, अगर उनको हम एज अ कंसीडर करें, एज अ स्फीयर कंसीडर करें ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई विच आर पैक टुगेदर इन ऑल द स्पेस एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल। मतलब अगर यहाँ पर उन पॉजिटिव चार्ज को बच्चे हम कंसीडर कर रहे हैं उनको बच्चे हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ बॉल कंसीडर कर रहे हैं, स्फीयर बॉल कंसीडर कर रहे हैं कि जिनका रेडियाई भी सेम है और उनको जितनी भी स्पेस मिलेगी तो उसको क्या कर लेंगे, उसको इस तरह ऑक्यूपाई करेंगे कि उनके दरमियान जो होगी वो स्पेस वो कम से कम रह जाए। अब बच्चे इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम मतलब वही कि हम यहाँ पर अभी डायग्राम से देखेंगे। देखिए हमारे पास बच्चे ये जो मेटल एटम्स हैं, ये देखिए ये एक्चुअली मेटल एटम्स हैं और यहाँ पर हम मेटल एटम्स को किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, हार्ड स्फेरिकल बॉल से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हमने कितने हार्ड बॉल लिए हैं बच्चे, 12 लिए हैं। देखो 4, 8 और ये 12। अब एक जो 12 हमारे पास जो टोटल बच्चे बॉल्स हैं उनको हमने एक ट्रे के अंदर लिया है, एक बॉक्स के अंदर लिया है। तो बच्चे जब उन बॉक्स के अंदर उनको पैक करेंगे तो आपको नज़र आ रही है कि इनके दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसेस मौजूद हैं। जब इसको थोड़ा सा हम शेक करेंगे, इसको जब थोड़ा सा बच्चे बॉक्स को शेक करेंगे तो शेकिंग की वजह से इन्होंने अपनी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी चेंज कर लेनी है। अरेंजमेंट अब अपनी इस तरह कर लेंगे कि उनके दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो कम से कम हो जाएंगी। पहले ये 12 थे, अब जो अच्छी तरह अरेंजमेंट में ये 11 आ चुके हैं। और जब 11 अपने आप को बच्चे इस तरह अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो कम से कम हो जाएगी। एंड इट इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉल टू हैव क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ 11 स्फीयर आफ्टर शेकिंग। मतलब पहले 12 थे ना, स्पेसिंग ज़्यादा थी, जब उनको हमने शेक करेंगे तो वो 11 अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान जो है बच्चे वो जो मतलब उनके दरमियान जो स्पेस थी वो कम से कम हो जाएगी। अब बच्चे नेक्स्ट अगर हम इस कंसेप्ट को अगर हमने समझना है कि किस तरह जो मेटल के जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे वो किस तरह उनको उसके अंदर जो मेटल आइटम होते हैं वो आपस में अरेंज होते हैं, तो बच्चे देखें इसके अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर देखें आपको 3 बॉल नज़र आ, देखिए बच्चे हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो देखें नीचे फर्स्ट लेयर के अंदर आपको 3 बॉल नज़र आ रहे हैं। ये देखिए 1, 2 एंड 3। जब इन 3 बॉल्स को रखेंगे एक प्लेन के अंदर तो बच्चे इनके दरमियान एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। अब जो फोर्थ ऊपर हमने बॉल रखना है वो फोर्थ बॉल हमने कहाँ पे रखना है, वो उसकी एक सेकंड लेयर होगी और उसको हमने कहाँ पर रखना है कि जो पहले 3 बॉल्स के दरमियान जो स्पेस थी उसके जस्ट अबव ऊपर हमने रखना है। और ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, हमारे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया। एक्चुअली जो फोर्थ बॉल है बच्चे वही बात लिखी, क्योंकि फोर्थ बॉल को हमने प्लेस कहाँ पे करना है, द फोर्थ बॉल ऑफ द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट 3 बॉल एंड दिस डिप्रेशन आर कॉल्ड द इंटरस्टिसेस आर सर्विसेज आर वाइड। देखें ना, ये मैंने 3 बॉल्स को बच्चे देखें, ये मैंने 3 बॉल्स को आपस में क्या किया, अरेंज किया है। तो आपको ये दरमियान में ये नज़र आ रहा है कि जब इनको 3 बॉल्स को मैंने अरेंज किया तो इनके दरमियान में एक स्पेस लेफ्ट होगी। अब जो मैंने फोर्थ रखना है, फोर्थ को
फोर्थ मतलब जो सेकंड लेयर के अंदर जो फोर्थ वाला आ रहा है, फोर्थ को मैं इसी कंप्रेशन के बिल्कुल अबव रखूँगा, इसी वॉइड के, इसी इंटरस्टिसेस के बिल्कुल मैंने क्या रखना है, अबव रखना है। अब हम आ रखते हैं बच्चे वही अपने 11 वाले जो हमारे जो अरेंज थे उसके अंदर। अब इसको इधर वैसे डायग्राम से समझ लें। देखिए ये नीचे बच्चे फर्स्ट लेयर मौजूद थी और ऊपर ये जो आपको थोड़े लाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, ये सेकंड लेयर अब हम रखने जा रहे हैं। अब सेकंड लेयर हम जैसे यहाँ पर हमने सेकंड लेयर कैसे रखी थी कि जो फर्स्ट वाले थे उनकी इंटरस्टिसेस को छुपाने के लिए उसके ऊपर हमने सेकंड लेयर रख दी थी। अब अगेन ये कि जब हमने 11 को जब बच्चे क्या किया था, उनको जो टोटल हमारे पास 11 थी, जब उनको हमने अरेंज किया था, जब उन 11 को बच्चे अरेंज किया उसके ऊपर अब हमने जो सेकंड लेयर रखनी है, हम सेकंड लेयर इस तरह रखेंगे कि जो पहले फर्स्ट लेयर के अंदर जितनी भी डिप्रेशन है वो उनको कवर कर लें। तो उनको कवर करने के लिए हमने ऊपर एक सेकंड लेयर रख दी है। लेकिन जब सेकंड लेयर रखेंगे तो बच्चे यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ जो हैं वो इंटरस्टिसेस प्रोड्यूस होंगे, 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स प्रोड्यूस होंगे। एक को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, एक को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो बच्चे जो ए वॉइड होगा, ए जो वॉइड है उससे हमें फर्स्ट लेयर के बॉल नज़र आ रहे हैं लेकिन उनसे हमें ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। दोबारा सुन लें, जब फर्स्ट लेयर के ऊपर हम सेकंड लेयर रखेंगे तो बच्चे यहाँ पर अगेन कुछ इंटरस्टिसेस, कुछ वॉइड्स प्रोड्यूस होने, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स प्रोड्यूस होंगे। एक को हम ए कह रहे हैं, एक को हम बी कह रहे हैं। जो ए होंगे उनसे हमें फर्स्ट लेयर तो नज़र आएगी लेकिन ग्राउंड नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो बी वाले हैं बच्चे इनसे हमें ग्राउंड भी नज़र आ जाएगा। अब हमने जो थर्ड जो ऊपर जो लेयर रखनी है, अब वो उसको हम बच्चे उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सेकंड लेयर के ऊपर हम जो थर्ड लेयर रखेंगे वो कैसे रखेंगे। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि हम या जो थर्ड लेयर रखेंगे या वो इन ए वॉइड्स को कवर करने के लिए रखेंगे, या जो थर्ड लेयर रखेंगे वो इन बी वॉइड्स को कवर करने के लिए रखेंगे। बी वॉइड्स कौन से थे, जिनसे हमें नीचे ग्राउंड नज़र आ रहा था। ए वॉइड्स कौन से थे, जिनसे हमें फर्स्ट लेयर नज़र आ रही थी। फिर यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है और इनके बेस पर फिर जो पैकिंग होती है बच्चे वो 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एक हमारे पास होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक पैकिंग के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि हमने देखें फर्स्ट लेयर रखी, सेकेंड लेयर रखी, जो थर्ड लेयर होगी वो थर्ड लेयर हम किसके ऊपर रखेंगे, थर्ड लेयर को हम बच्चे इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे पास वो जो नीचे जो बी वाली जो इंटरस्टिसेस प्रोड्यूस होंगी, जहाँ से हमें वो ग्राउंड नज़र आ रहा था, जो हमें यहाँ से नीचे जो ग्राउंड नज़र आ रहा था उनको फिल करने के लिए, उस बी को कवर करने के लिए जब हम ऊपर जो थर्ड लेयर रखेंगे तो वो पहली दोनों से भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। मतलब जो थर्ड रखने जा रहे हैं वो बिल्कुल ए जैसी नहीं होगी, वो बिल्कुल ए के डायरेक्टली अबव नहीं होगी बल्कि वो डिफरेंट होगी। तो इस वजह से क्या पैटर्न प्रोड्यूस होगा, ए बी सी या 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसमें एक जैसे कौन कौन से होंगे, 1 वाला, फिर आगे 4 वाला, फिर 7 वाला, फिर 10 वाला और फिर इस तरह इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो आपस में वो सेम होगी। लेकिन 1 और 3 की या 1 और 2 की अरेंजमेंट वो आपस में सेम नहीं होगी। इस तरह हेक्सागोनल के अंदर बच्चे क्या होता है, अब हेक्सागोनल के अंदर हमने जो थर्ड लेयर रखनी है वो हमने ए वॉइड्स के ऊपर रखनी है, ए वाइड के ऊपर जिनसे हमें नीचे फर्स्ट लेयर नज़र आ रही थी। अब जब ये थर्ड लेयर रखेंगे तो यहाँ हम ए के बिल्कुल डायरेक्टली अबव रखेंगे, ये ए के बिल्कुल जैसे ए पड़ा था वैसे ही उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाली थर्ड लेयर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा ए बी या 1 1 1 2 1 2। और इस क्लोज पैकिंग बच्चे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वैसे आपको ऑलरेडी मैं ये बच्चे जो आपका जो टेस्ट पहले कंडक्ट हो चुका है उसमें हमने जो कुछ MCQs भी डिस्कस किए थे, वैसे उसके अंदर भी मैंने आपको ये जो वहाँ पे भी रिवाइज़ करवा दी थी, अब भी रिवाइज़ होगी। बस इतना ही बस आपने कर लेना, क्योंकि ये वैसे एज इट इज़ PMC के बच्चे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जैसे हम जस्ट इनको कह रहे हैं कि अगर कोई MCQs आ भी जाता है तो आपका वो मिस ना। अच्छा, तो यहाँ पर जो बार्स होंगे ना, थर्ड वाले, 5 वाले, 7 वाले, 9 वाले, तो उनकी अरेंजमेंट आपस में क्या होगी, वो सेम होगी। अब अच्छा यहाँ पर कंपैरिजन बताया गया अगेन सॉलिड का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं। इनके बच्चे जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, स्ट्रक्चर पार्टिकल, उनके पास क्या होते हैं, वो कैटाइन होते हैं और साथ में डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, मतलब उन्होंने वो पूल बनाया होता है। इनके अंदर फोर्सेज कौन से होते हैं, वो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनकी जो हार्डनेस होती है कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। इनके मेल्टिंग वॉल्यूम कुछ कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलिएबल इनको हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल की बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं मेटालिक सॉलिड की। नेक्स्ट हम आयनिक सॉलिड की बात करें। इनके अंदर बच्चे स्ट्रक्चर पार्टिकल क्या होते हैं, कैटाइन और एनाइन होते हैं। उनके दरमियान क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, जिसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इनकी हार्डनेस की बात करें तो इनकी हार्डनेस बच्चे वो मॉडरेट से हाई की तरफ होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। और ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन कब, जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। अगर ये मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन के फॉर्म में होंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मॉलिकुलर सॉलिड की बात करें तो बच्चे इनके अंदर जो स्ट्रक्चर पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं। फिर ये 2 टाइप्स के होती हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर भी होती हैं। इनके अंदर कौन सी फोर्स होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज भी हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज भी हो सकती है। आपका MCQ भी आया हुआ था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी सॉलिड के अंदर होती है, तो बच्चे वो मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर होती है। उनके फिर पोलर के अंदर होगी, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर होगी। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बच्चे थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होती हैं और ये सब्लाइम भी कर सकते हैं, मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इसमें से बच्चे अगर बात करें ना नोबल गैस की, तो जो नोबल गैस है ये नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में आएगी, मीथेन भी नॉन पोलर में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर में आएगी, ये फास्फोर, ये सारी की सारी जो लिखी हुई हैं ये वाटर को छोड़कर बाकी सारी जो है बच्चे ये सारी की सारी नॉन पोलर की। और वाटर और जो शुगर और जो आइस होती हैं वो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर आती हैं। लास्ट हमारे पास बची है कोवलेंट सॉलिड्स हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर उनके पार्टिकल होते हैं वो बच्चे एटम्स होते हैं, उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो ज़रा हार्ड होती हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल मार्फत अभी हमने डिस्कस भी किए हैं बच्चे, डायमंड की बात की है जो कार्बन कैलोट्रॉप होता है, सिलिकॉन कार्बाइड की बात की और सिलिकॉन ऑक्साइड की बात की। और लास्ट बच्चे ये भी आपका MCQ आया हुआ था कि जो हमारे पास जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं उनकी स्टडी से हम किस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। बच्चे आपको MCQ में भी एक्सप्लेन किया था कि वहाँ से हम एवोगैड्रोस को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन एवोगैड्रोस को डिटरमाइन करने के लिए हमें बच्चे 2 चीज़ें चाहिए। We have to know the volume of 1 gram mole of a crystalline solid and the distance between the atoms or ion of the crystal solid। कि क्रिस्टल लेटेस के अंदर अगर हमें उन एटम्स या आयन के दरमियान डिस्टेंस का पता चल जाए और उनके बच्चे 1 ग्राम मोल के वॉल्यूम का पता चल जाए तो उसे हम ये एवोगैड्रो नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स डेंसिटी, उसके डेंसिटी से मालूम कर सकते हैं उसका वॉल्यूम। और बच्चे एक्सरे के ज़रिए हम उनके एटम के दरमियान डिस्टेंस है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। और ठीक है, और फिर ये आपको फार्मूला बताया था बच्चे, उसके ज़रिए जो है हम ये एवोगैड्रोस नंबर को ईजिली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।